हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज 5 फरवरी को आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें किस किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और क्या उनके उत्तर हैं। तो पूरे 23 प्रश्नों के उत्तर मैं उत्तर सहित उनके प्रश्न जो भी प्रश्न आए थे उनके उत्तर सहित आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। उत्तर भी हम देखेंगे उनके सभी प्रश्नों के। और ये वीडियो पूरा देखना, पूरे पेपर का सॉल्यूशन है इसमें। पूरे पेपर की उत्तर कुंजी मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। शुरू से देखेंगे, विकल्प से लेकर के हम पूरे प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। कक्षा 10वीं 5 फरवरी 2024 के पेपर में कैसे प्रश्न आए थे और कैसे प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। और काफ़ी सारे प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो की जो सीरीज़ थी उसमें बताया था, उसी से मिलते जुलते काफ़ी प्रश्न आज के पेपर में इसमें आए हैं दोस्तों। तो आइए उन सारे प्रश्नों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए थे। शुरू से देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, 75 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 25 नंबर का आपको प्रोजेक्ट से प्रश्न मिलते हैं और इसमें कुल 23 प्रश्न हैं, कुल क्वेश्चन 23 हैं और ये सी सेट है 2024 का पेपर है दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है। सबसे पहले था सही विकल्प वाला प्रश्न है, जिसमें आपके 6 प्रश्न होंगे जो 1 से लेकर के 6 तक एक एक नंबर के होंगे। 1 से लेकर 6 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न था, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी कितनी थी। तो अ नंबर इसका सही उत्तर होगा, 2 फुट थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा था दोस्तों कि कमल का जादूगर किसे कहा गया है। कलम का जादूगर किसे कहा गया है। तो याद रखना, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। तो अ नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसके बाद तीसरा प्रश्न था, सूर सारावली के कवि का नाम क्या है। तो सूर सारावली के कवि जो हैं वो सूरदास जी हैं। तो अ नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। चौथा प्रश्न है, कवि निराला का जन्म हुआ था कब हुआ था। तो सन 1899 में कवि निराला का जन्म हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रश्न पूछा है, कुहासा का अर्थ क्या है। तो कुहासा का अर्थ होता है दोस्तों कोहरा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत प्रगतिवादी कवि हैं। ब नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ये 6 प्रश्न विकल्प वाले थे जो एक एक नंबर के थे दोस्तों और काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए थे। तो ये सारे प्रश्न आपसे ज़रूर बने होंगे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं ये हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला है रस। रस के अंग पूछा था। तो रस के दोस्तों 4 अंग हैं, इसमें 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत कब से माना गया है। तो 1900 से माना गया है। अगला है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं दोस्तों। मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ाया था तो उसमें आपको पूरे वाक्य के बारे में भी बताया था। छंद के कितने प्रकार हैं। तो छंद के कितने प्रकार हो जाएंगे। तो इसका 4 हो जाएगा, 4 प्रकार हैं छंद के। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किसके गुरु थे। तो ये सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा आपका सूरदास। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है। तो दोस्तों विषम मात्राएं होती है, 13-13 इसमें इसका उत्तर होगा, 13-13 मात्राएं होती है दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में। तो इस प्रकार से ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाले प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। और आपके अभी जितने भी पेपर बचे हैं, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, उन सारे पेपर की मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियोस डाला है चैनल पे कि जो परीक्षा में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर से जा करके चैनल पे देखें, ताकि उन्हें देख करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उसमें वेरी IMP प्रश्न है। तो उन सारे प्रश्नों को आप ज़रूर से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और इस चैनल पे काफ़ी सारे आपकी काम की चीज़ें मिलती रहती है, तो उन सारी चीज़ों को भी चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए में देखते हैं हम किस प्रकार से प्रश्न आए थे आपके और इनकी सही जोड़ी क्या क्या हो सकती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले सही जोड़ी में था आपका 1 अंक। तो 1 अंक का हो जाएगा दोस्तों एकांकी। इसके बाद था शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय इसका हो जाएगा माता का आंचल, मतलब इनकी रचना का नाम है माता का आंचल। इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर। इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर में। तो ये सही जोड़ी आप ऐसे मिला देंगे। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। तो इनका हो जाएगा पंचवटी। फिर रिसाई लिखा है, मतलब क्रोध करना, और चौपाई में 16।
इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी जो है ये कंप्लीट हुई। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कामायनी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। काफ़ी सालों से पूछा जा रहा है ये प्रश्न, तो आपको तो ज़रूर से बना होगा। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि फाल्गुन मास में मस्ती और शोभा का वर्णन यह कविता करती है। अगला है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम है। निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो इसमें 8 खंड हैं दोस्तों। कितने हैं? कुल 8 खंड हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस में दोहा तथा चौपाई जो है ये मुख्य छंद है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? यह विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसकी रचना हुई है दोस्तों ब्रज भाषा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। पहला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो ये सही है, आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा है, कहानी के 6 तत्व होते हैं। तो गलत है दोस्तों, कहानी के 4 तत्व होते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था। तो ये भी आपका सही है। अगला है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो ये भी सही हो जाएगा। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती। तो ये गलत है। और संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देश काल और परिस्थिति की प्रधानता होती है ना, समय की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से आपका ये 5 प्रश्न तक कंप्लीट हुए। इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा था कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा हम देखते हैं। प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा आपका कि बादल मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करता है। बादल जीवन में उत्साह का प्रतीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखना था। और 6 के उत्तर प्रश्न नंबर 6 में भी आपसे ये भी पूछा है, अथवा वाला जो प्रश्न है उसमें पूछा है आपसे, अथवा में पूछा है 6 में दोस्तों, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय सहारे से है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 का दोनों उत्तर ऐसे मैंने यहाँ बता दिया है। जो भी आप लिखे होंगे, कोई भी एक लिखना था आपको, दोनों नहीं लिखना है। तो जो भी लिखे होंगे, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 के दोनों प्रश्नों का उत्तर ये है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है, काव्य की परिभाषा लिखिए। और इसी के अथवा में पूछा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा भी उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए देखते हैं इसमें हम प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे, काव्य की परिभाषा लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि जो उदित हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भाषा में लीन कर दे, वह काव्य है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना था। और अगर आपने अथवा वाला प्रश्न किए हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में पूछा था कि किसे कहते हैं, और उसका एक उदाहरण भी लिखिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना था कि जहाँ एक ही शब्द 2 या इससे अधिक बार होता है और ऐसा होने से ही अर्थ में रुचिता बढ़ जाती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द जो है वो 2 बार आए या उससे अधिक बार आए। जैसे थी ठौर ठौर विहर करती सुंदर सुर नारियाँ। इस प्रकार से ये पंक्ति है। और इसमें देखो 2 बार आया है ये शब्द, है ना। तो इसी प्रकार से ये क्या है, इसमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखना था। इसके बाद हम 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों कि रस किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना था कि जिस काव्य को पढ़ने सुनने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। और अथवा में था आपका कि चौपाई की परिभाषा लिखिए और एक चौपाई भी लिखिए। तो इसमें लिख देना कि यह मात्रिक समछंद है और इसमें प्रत्येक भाग में 16 मात्राएं होती है और चरण के अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और उदाहरण लिख देना कि बंधक गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इस प्रकार से क्या है, चौपाई है। तो प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में पूछा था आपसे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो हैं उनकी कोई 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखिए। तो उनकी रचनाएं में लिख देंगे आप 1 नंबर में कि माटी की मूरतें, और 2 नंबर में लिख देंगे गेहूँ और गुलाब।
ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों, प्रमुख रचनाएं हैं ये दोनों। तो इस प्रकार से आप कोई दो रचनाएं उनकी लिख देंगे और भाषा शैली में लिख देते आप कि उनकी भाषा शुद्ध, साहित्यिक एवं खड़ी बोली है। उनकी भाषा में ओज है। उनकी सशक्त भाषा विचार और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सामर्थ्य है। इस प्रकार से आपको उनकी भाषा शैली लिखना था प्रश्न नंबर 9 में। इसके बाद हम देखते हैं उसके बाद अथवा में था यतीन्द्र मिश्र का। अगर आपने यतीन्द्र मिश्र का लिखे हैं तो उनकी रचनाएं हैं दोस्तों कि पहला है पनघट, दूसरा आ जाएगा कामना, तीसरा कहाँ जाएंगे। और उनकी भाषा शैली में आप लिख देते कि इनकी भाषा शैली सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है और ये शास्त्रीय परंपरा के जानकार हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न में लिखना था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और इसी के अथवा में है नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है। प्रश्न नंबर 10 में उत्तर, प्रश्न नंबर 10 में आपको लिखना है कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उसके उत्तर में लिखिएगा कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। और अथवा में इसमें पूछा है नाटक और एकांकी में अंतर। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। और उसके बाद उसी के अथवा में है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो इसके उत्तर में लिखना है दोस्तों, इसके उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना था। तो यहाँ पर लिख देते आप कि प्रश्न नंबर 11 में लेखिका के व्यक्तित्व पर उससे 2 साल बड़ी बहन सुशीला और हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल और पिताजी के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर उबेलाल जी का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से आपको डॉक्टर अम्बालाल जी का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना था। इसके बाद अथवा में जब पूछा था कि जो बिस्मिल्लाह खां थे उन्हें यानी शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि शहनाई मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। कहा जाता है कि यह मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है और खान साहब इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाते थे। यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना था। प्रश्न नंबर 12 पूछा था दोस्तों कि गद्य की कितनी विधाएं हैं। तो गद्य की 4 विधाओं के नाम हैं। नाम लिखने बोला था तो गद्य की 4 विधाएं हैं, उनके नाम लिख दीजिए आप कौन कौन से हैं। तो निबंध, कहानी, लघु कथा और भी हैं। 4 के नाम लिखना था। तो भेंट वार्ता है, उपन्यास है, आलोचना, नाटक, एकांकी। तो इनमें से आप कोई भी 4 नाम लिख सकते थे। और इसके अथवा में पूछा था कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखना था आपको, है ना। किसके अनुसार? बाबू गुलाब राय के अनुसार। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया गया हो। इस प्रकार से आपको प्रश्न के उत्तर में लिखना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप लिख सकते थे कि संधि में 2 वर्ण मिलते हैं। समास में लिख देना कि समास में 2, यहाँ दोस्तों वर्ण लिख दिया है मैंने, यहाँ पर आप शब्द कर लेना। समास में 2 शब्द मिलते हैं, वर्ण नहीं, है ना। वर्ण मिलते हैं संधि में। इसके बाद दूसरा है संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं और समास के 4 भेद होते हैं। संधि में लिखना संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़, मिलन या समझौता होता है और समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 के अथवा में था कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है बताइए। तो लिखना शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इस प्रकार से ये 3 क्या हैं? शब्द शक्ति हैं।
तो इस प्रकार से आपका ये 13 प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद 14 प्रश्न पूछा था दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 में पूछा था कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना था कि गंतोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसीलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में लिखना था। और उसके बाद अगला प्रश्न पूछा था कि जो भोलानाथ थे, है ना, भोलानाथ है वो यानी बच्चों को देख करके रोना और सिसकना क्यों भूल जाता था। तो उत्तर में लिखना कि भोलानाथ को जब भी बच्चों की टोली दिखाई देती तो उनका खेलना कूदना देखकर वह गुरुजी की डांट फटकार तथा अपना सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में आपको लिखना था दोस्तों। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न पूछा था कि कवि नागार्जुन की रचनाएं लिखिए। तो कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं लिखने बोला है, तो लिख देना कि बादल को गिरता देख और दूसरे है गुलाबी चूड़ियाँ। ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और अगला था कि नई कविता की विशेषताएं लिखिए। अथवा में था नई कविता की विशेषताएं लिखिए। तो लिख देना कि नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। उसके बाद नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 15 के उत्तर में लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न था दोस्तों प्रश्न नंबर 16, जिसमें आपको रचनाएं पूछा था सूरदास की और तुलसीदास की। तो वहाँ पर रचनाएं लिखना था उनकी, मैंने आपको अलग से वीडियो में बताया भी था, आपने ज़रूर लिखे होंगे। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 17 प्रश्न में पूछा था फसल क्या है। तो इसमें उत्तर में आपको लिखना था कि फसल किसी एक की मेहनत का योगदान नहीं, बल्कि इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। इस प्रकार से इसका उत्तर होता। और इसी के अथवा में पूछा था कि गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की, किस प्रकार से की। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम इसके आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा है आपसे। तो प्रश्न नंबर 18 में पूछा है अनुशासन के महत्व पर अनुच्छेद लिखना है। तो अनुशासन के महत्व पर किस प्रकार से अनुच्छेद लिखना है, आपको लगभग आधा पेज या 1 पेज आपको कंप्लीट करना था। या फिर प्रिय क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद यानी उनके बीच बातचीत क्या क्या हुई, वो ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपको लिखना था, प्रश्न नंबर 18 में आया था दोस्तों। और संवाद लिखने के लिए हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इसकी अलग से भी मैंने वीडियो चैनल पर डाली है, तो उन वीडियोज़ को भी आप चैनल पर जा करके अवश्य देखें। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 में आया था दोस्तों कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और दोस्तों जितने प्रश्न इसमें आए थे, प्रश्न मैंने पूरे करवा दिया है आपको, उनके उत्तर सहित दोस्तों। और आपकी सारे विषय के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है, तो उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर से देखें। और यहाँ पर देखिए 19 में है कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये जो पद्यांश दिया है इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। और अगर ये वाला या फिर अथवा में एक और है, तो एक क्या आएगा आपको, कविता से आएगा, है ना। तो वहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद 20 नंबर में गद्यांश आएगा, है ना, जो आपका पाठ से होगा, आपके बुक से होगा, तो उसकी भी आपको क्या करनी है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से कंप्लीट करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है आपको। तो निबंध में आया है जैसे मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य और समाज। इस प्रकार से एक प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। निबंध लिखना है 120 शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में। तो इस प्रकार से अच्छे शब्दों में निबंध लिखना। और निबंध लेखन किस प्रकार से किया जाता है, ये भी मैंने चैनल पे अलग से वीडियो बना के आपको बताया है, तो उसे भी आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखिए। 22 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, इसमें पूछा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश। ये गद्यांश अपठित है, इसे आपने पढ़े नहीं है, इसे पढ़ करके आपको उत्तर देना है। जैसे गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो आप गद्यांश पढ़ेंगे कि वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिमालय के पहाड़ों का दृश्य अति सुंदर है, इसकी विशेषता देखकर मन आनंद और कृतज्ञ हो जाता है।
ऐसा लगता है कि यह विशाल सृष्टि ईश्वर की देन है। सारी सृष्टि के प्रति समभाव जागृत होता है। वस्तुतः यह दृष्टि कोरी, कलात्मक या आध्यात्मिक नहीं है। इस प्रकार से है। इसका शीर्षक लिखना है आपको। फिर हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत हो जाता है ना। तो यहीं पर आप पढ़ेंगे कि हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मन आनंद और कृतज्ञ हो जाता है। ऐसा लगता है कि विशाल सृष्टि ईश्वर की देन है ना। और यहाँ क्या समभाव जागृत हो जाता है। कौन सा भाव, तो समभाव आप लिखेंगे। गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसका सारांश लिखना है आपको, है ना, कि क्या क्या इसमें बताया गया है उसे अपने शब्दों में लिखिएगा। तो इस प्रकार से ये 22 प्रश्न हो गया। और ये अंतिम प्रश्न है आपका 23 नंबर का। 23 नंबर के प्रश्न में मैंने आपको बताया था, ये देखो कि अपने जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये लेटर लिखने के लिए ज़रूर आता है, आवेदन पत्र लिखने पूछता है, आता है पेपर में, ये ज़रूर बताया था मैंने। और देखिए आज पेपर में आ गया। तो इसे किस प्रकार से लिखना है ये भी मैंने बताया था। तो एक पत्र लिखना रहता है। फिर अपने प्रिय मित्र को भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से ये कक्षा 10वीं 5 फरवरी 2024 का पेपर है, जो आपके सामने मैंने प्रश्नों के पूरे उत्तर सहित लेकर के आया है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। दोस्तों काफ़ी मेहनत से आपकी वीडियो बनी है। मेरे पास समय काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी उस कम समय में से भी समय निकाल करके मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बना करके लेके आया हूँ दोस्तों। तो उस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।